हेलो वेलकम एवरीवन, मैं हूं साकेत कुमार झा। स्वागत है आपका चाणक्य गुरु एकेडमी के चैनल पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। एक्चुअली मैं इसको टॉपिक नहीं कहूँगा, बल्कि एक तरीके का रामबाण कहूँगा। इसलिए वजह इसकी ये है कि बहुत सारे भाई लोग, हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि शुरू के साल से लेकर के अंत तक है अपने एंजॉय करते हैं फुल, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एग्जाम आएंगे देखा जाएगा वाला अप्रोच होता है। लास्ट टाइम में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या छोड़ें क्या ना करें, क्या करें, कौन से टॉपिक्स पढ़ें कौन से ना पढ़ें। इसके लिए तो मेरा भी तजुर्बा यही है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा भाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो टीचर भी तो कभी स्टूडेंट रहा होगा ना। इसीलिए मेरा भी कुछ अनुभव है और उस अनुभव से मैं आपके सामने कुछ निचोड़ लेके आया हूँ, जिससे आपको इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। सवाल, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप यहाँ सब पढ़ने जाओगे, टाइम नहीं है और फंस जाओगे। तो ट्रैप नहीं होना, एकदम जो सीबीएसई के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, क्या वेटेज किस टॉपिक का है। आप उसको फोकस करिए, फॉलो करिए और रिजल्ट देखिएगा, शानदार आएगा। इसलिए मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 80/80 का फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होने वाला है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू दूंगा मैं। आप बिल्कुल भी हिलिए मत, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो है और बहुत काम की बात आपको बता रहा हूं, जिससे आपकी जो सारी समस्याएं हैं, क्या करें क्या ना करें का सवाल है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है। ये देखिए मार्किंग स्कीम है आपके सामने। पार्ट ए आपकी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपका पहला जो यूनिट है वो है 10 मार्क्स का। देन है मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का है और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का। इस तरह से 40 मार्क्स का है। अब यहाँ पर अगर हम दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखें तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये अगर आप दोनों जोड़ दो तो 22 नंबर का होता है, यानी 50% से ज्यादा इसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। यहां पर आप देख सकते हो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह के इश्यूज को यहां पर टारगेट किया गया है। 20 मार्क्स का ये यूनिट है। 12 नंबर का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी जब आजाद हुए, आजादी से लेकर के 91 तक क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए। ये 3 चैप्टर्स का, 4 चैप्टर्स का एक ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल यहां पूछे जाते हैं। आप देख रहे हो 32 मार्क्स का यहां से आने वाला है क्वेश्चन। देन लास्ट में है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी भारत और उसके पड़ोसियों ने कैसे अपने आप को निखारा और आज यहां तक पहुंचे हैं। जिस भारत को आज आप जानते हो जो ग्लोबल गुरु बनने की ओर है, और जिस पाकिस्तान को आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं ज्यादा ये सब पॉलिटिकली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा यहाँ पे, बाकी आप समझ सकते हो। चाइना के बारे में भी आप समझ सकते हो। एनीवेज, हमारा फोकस होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स पर कि उसमें क्या टॉपिक्स कवर करें। आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से उस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। सब नहीं पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड स्टडी तो करने का वक्त चला जाता है जब लास्ट टाइम आ जाता है, अब स्मार्ट स्टडी करनी होती है। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला स्लाइड, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि सभी भाइयों को विजिबल हो। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। द मैन बिहाइंड द कैमरा से मैं पूछ लेता हूं, क्या ये विजिबल है सर? ओके, ऑल राइट। सो अब यहां देखो क्वेश्चन टाइप और उनके वेटेज देखिए। देखिए सबसे पहला क्या है, क्या चेक करते हैं कि आपकी रिमेंबरिंग कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। भाई आप टॉपिक समझते हो कि उसमें कविता लिख के आ जाते हो। वो कविता लिखने वाला टाइम था 3-4 साल पहले, लेकिन कोरोना में जिस तरीके का कोरोना के बाद बदलाव आया है, सीबीएसई ने बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं कि भाई अब स्टूडेंट क्वालिटी पे नंबर पाएंगे, क्वांटिटी पे नहीं। आप राम कहानी लिख दोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, इसीलिए वो देखना चाहते हैं कि आप कितना याद रख सकते हो, यानी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, और क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि बताओ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट गया, इसका देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना, कनेक्शन होता है, आप वो कड़ियां जोड़ सकते हो, तो आप इसका जवाब दे दोगे। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक की, राइट। तो अपने रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, और इस पार्ट को मिलता है सबसे ज्यादा वेटेज, इसीलिए मेरा फोकस इस पे ज्यादा है। 55% का वेटेज है, 44 मार्क्स का ये एरिया आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डिफाइन की इकोनॉमिक्स टर्म्स लाइक जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। अब जीडीपी इन्फ्लेशन को सिर्फ ये नहीं कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई साहब।
इन्फ्लेशन, ये नहीं कि महंगाई होती है भैया, चीजें महंगी मिलती हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, बट ऐसे नहीं लिखना है। हमको इनके बीच का कनेक्शन बताना, एस्टैब्लिश करना है कि जीडीपी क्या बताता है, इन्फ्लेशन क्या बताता है, और जीडीपी से इन्फ्लेशन कैसे रिलेटेड है। दिस इज कॉल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मतलब ये क्वेश्चन के एग्जांपल्स हैं, है ना, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, इसके एग्जांपल्स है कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के एरिया में वो क्या देखना चाह रहे हैं, आपसे क्या पूछते हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं। आप देखो इन तीनों ही सवाल में आपके अंडरस्टैंडिंग और आपकी रिमेंबरिंग आपके काम आने वाली है, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है। ओके, अब देखो अप्लाई कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले टॉपिक। जाहिर सी बात है, जब आप चैप्टर ही नहीं जानेंगे तो आप क्या सजेशन देंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे, राइट। तो किसी भी चीज की जानकारी होनी चाहिए। इन एरियाज पे हम काम करेंगे, आगे हम जानेंगे कि कैसे इनको मजबूत बना सकते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि आते किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हैं। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट, ये है 55% इसका वेटेज है, 44 मार्क्स इससे आता है। और आपका नॉलेज और टेक्निक देखना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं है। जॉब में भी जाओगे ना तब भी आपसे ये पूछेंगे, भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में है कि नहीं है, क्योंकि हर कंपनी के पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम बताने वाला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला चाहिए। तो यहीं से वो आपको तैयार करना चाहती है सीबीएसई कि भाई साहब इस बंदे में समझ पैदा हो जाए कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता हो, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, राइट, कि अगर आप एक सिचुएशन दे दिया आपको और बोला कि बताओ इसकी देश की जीडीपी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जीएसटी से रिफॉर्म लेने से देश के टैक्स सिस्टम पे क्या असर पड़ गया, तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। ये 18 मार्क्स का आएगा, 22.5% इसकी वेटेज है, ये भी हल्की बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन के पैटर्न देखो। कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑफ अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक माथा हो जाएंगे यार, क्यों, क्योंकि उनको ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अभी तक आपने जैसा भी पढ़ा हो, लेकिन अब आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ लोगे, हफ्ता भर भी पढ़ लोगे ना तो बहुत है, बहुत है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 30 की दहलीज पे हो ना तो आप 50 की दहलीज पे पहुंच जाओगे, आप 50 की दहलीज पे हो तो 70 की दहलीज पे पहुंच जाओगे। समझ रहे बात को, आपको बस फोकस करना है इन एरियाज पे। अब देखो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जिसे मैं कह रहा हूं। कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑफ अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग। भाई कस्टमर कैसे खर्च करता है जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है। जाहिर सी बात है, एक कॉमन लॉजिक तो ये कहता है कि भाई जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मुझे लोन महंगा पड़ेगा, मैं अपने खर्चे को थोड़ा कम कंट्रोल कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस चीज का किस पे क्या असर पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड। अब क्या कह रहा है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी टू रियल लाइफ सिनेरियोज लाइक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इलास्टिसिटी यानी किसी चीज की डिमांड घटती बढ़ती है उसके प्राइस के कंपैरेटिवली, तो वो कैसे आपके स्पेंडिंग हैबिट पे या फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे असर कर सकती है, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का एक एग्जांपल है, यूज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक इंटरेक्शंस। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से अगर आप वाकिफ है तो आप जानते होंगे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, ये 3 पार्ट्स होते हैं इस प्रोसेस के, लेकिन इन बिटवीन भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनका क्या असर पड़ रहा है किस पर, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस पर। इकोनॉमी किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, किस तरीके का इंटरेक्ट कर रही है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी। ऑल राइट, मैं अगेन आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कोई टॉपिक्स नहीं समझा रहा, क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि किन एरियाज पे फोकस करें। अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई हैं कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग को चेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड क्या आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप दोनों की वेटेज देख लो, अगर इन दोनों को आप जोड़ दो ना तो लगभग 75% डिस्टिंक्शन तो यहीं से हो जानी है अगर आप इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को मास्टर कर ले तो। एग्जांपल के तौर पे भी दिया है मैंने आपको कि भाई देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इनको आप अच्छे से फोकस करो और देखना, आपको रिजल्ट ना मिले तो कहना, यही कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर जी ये काम का नहीं है मसला, ठीक है। देन आई विल अपोलोजाइज एंड विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं भी एक लंबा अनुभव, 1 दशक से ज्यादा का अनुभव रखता हूं और मैं भी सालों साल कई एग्जाम पेपर्स देखे हैं और बच्चों का पैटर्न भी देखा है और एग्जाम का पैटर्न भी देखा है, और उसके बाद ही निचोड़ करके ये चीजें आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस मन किया और वीडियो बना दिए, राइट। ओके, देन थर्ड देखो, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब इसमें आपको एनालाइज भी करना है, इवेल्युएट भी करना है, यानी अपनी एक उस पर राय बनानी है कि भाई ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या होता है ना। हर आदमी की एक समझ होती है। अगर मैं किसी घटना को देखूंगा तो हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो, कोई थर्ड पर्सन देखेगा उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, मगर लॉजिकल बातें वो अलग नहीं हो सकती। जैसे कुछ फैक्ट्स आप बदल नहीं सकते, यूनिवर्सल फैक्ट्स है, सूरज पूरब में उगता है, अब ये बदल नहीं दोगे ना आप यार। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स तो सेम रहेंगे, तरीका बताने का अलग रहेगा, राइट। तो इसमें पर्पस क्या है इसका, इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं आपसे, ताकि देख सकें कि भाई आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हो कि नहीं, उससे कुछ
उससे कुछ निचोड़ निकाल सकते हो कि नहीं? क्या आप वो सही है या गलत, ये फैसला लेने में सक्षम हो कि नहीं है? देखिए, डिसीजन मेकिंग जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 12वीं की बात नहीं कर रहा, 12वीं तो पार हो जाएगी, उसके बाद क्या, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद करियर। तो कॉलेज, करियर, कहीं भी आप मार्केट में बड़ी दुनिया में जाओगे तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना, वो आपकी देखेंगे कि भैया जजमेंटल एबिलिटी इनकी कितनी है, कितना ये जजमेंट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, सही गलत का फैसला कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में है, उसको छोड़िएगा मत, बिल्कुल कर डालिएगा। 18 मार्क्स का 22.5% इसका भी वेटेज है, तो लगभग मैंने आपको 97% वेटेज की चीजें बता दी हैं, राइट? इसका एग्जांपल देखो कैसा आएगा, एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अब आपको इसमें आपकी समझ बताएगी। देखो, एक तो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप उन फैक्ट्स को जोड़ के अपने एक निष्कर्ष तक पहुंच सको, कंक्लूजन तक पहुंचा सको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ रीसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इस पर कुछ लोगों ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए 91 में, उस पर कुछ लोगों ने पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं दी, कुछ लोगों ने नेगेटिव प्रतिक्रियाएं दी। अब उन दोनों को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा, मेरे को ये बनाना है। मेरे को क्या लगता है कि ये भी कहा जा रहा है कि हाँ भाई, जीडीपी का डेवलपमेंट हुआ, मतलब जीडीपी बढ़ गई। ये भी कहा जा रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। एक कह रहा है कि यार सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, सब्सिडी से खामखा सरकार पे बोझ पड़ता है, जिसको जाना होता है गरीबों को मिलता नहीं है, वो बड़े किसान हड़प लेते हैं, तो फिर उसका मकसद ही खत्म हो गया। कुछ लोग कहते नहीं, सब्सिडी के बिना तो देश का विकास ही संभव नहीं है, विकासशील देश है, कैसे चलोगे भैया, कैसे सारा का सारा बोझ डाल दोगे तुम किसान, गरीब किसान पे, बेचारे पे। और ये भी फैक्ट है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि भाई देश में सबसे ज्यादा जो है वो मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, छोटे किसान ही हैं, या तो लैंडलेस हैं या उनके पास लैंड है भी तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा टुकड़ा है, राइट? तो वो जानना चाह रहे हैं कि भाई साहब, बच्चा इन सब पहलुओं को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, अपने एक सुझाव दे पा रहा है कि इस पे नहीं दे पा रहा, आर्ग्यूमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और आर्ग्यूमेंट ऐसे नहीं होती कि बस जो मैं कह रहा हूं वही सही है, नहीं, आप उसके पीछे लॉजिक दोगे कि भाई क्यों सही है, इसने ये कहा, इसने ये कहा, डेटा ये कह रहा है, और इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि यस देश आगे बढ़ा, या नो देश आगे नहीं बढ़ा, राइट? तो आपको इसमें लॉजिकल प्रूफ्स देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे, राइट? ऑल राइट, ओके। अब देखो, यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पेपर का फॉर्मेट कैसा है। ये तो बताने की बात नहीं, जग जाहिर बात है कि 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए पार्ट बी, है ना? तो मैं इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो उसके अंदर बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ओके? 2025 क्वेश्चन पेपर इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 सेक्शंस, ए एंड बी, कंप्राइजिंग अ टोटल ऑफ 34 क्वेश्चंस। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बता रहा मैं। अब यहां देखिए, असल मसाला यहां पे है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे? 20 पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स से। ये तो सुनहरा अवसर होता है भाई साहब, 20 के 20 नंबर अपनी झोली में डालने का। आपने मिस कर दिया तो बहुत बड़ी गलती है आपकी, है ना? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 टाइप के आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। देखो, टाइप 1 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच के, टोटल 12 मार्क्स के आएंगे, ध्यान रखना। टाइप 1, ठीक है, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, टोटल 12 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन SATQ टाइप 2, इसमें 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, टोटल 24 मार्क्स, ऑल राइट। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस 6 मार्क्स, टोटल 24 मार्क्स। अब देखिए, समझना क्या है आपको, कई बच्चे कहते हैं कि अरे 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हम तो ग्रंथ लिख देंगे, हम तो नॉवेल लिख देंगे, उसके अंदर 3-4 पन्ने भर देंगे। नहीं भैया, नहीं चाहिए तुम्हारे 3-4 पन्ने। आप फाइंड आउट करोगे, अगर किसी टॉपिक के अंदर वो 6 मार्क्स में आ गया और उसमें सिर्फ 6 पॉइंट्स ही बन रहे हैं, 6 पॉइंट्स आपके आधे पेज में खत्म हो रहे हैं, इट्स ओके, बट हाँ, वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जैसे उसमें डायग्राम्स का आप यूज करो, जैसे उसमें अगर आपके पास कोई फैक्ट्स है तो उसका यूज करो ना। अरे भैया, कोरा कागज भर के आओगे तो कौन नंबर देगा? ऐसे थोड़ी नंबर मिलते हैं फ्री फंड के, बात थोड़ी रही है CBSE। इसीलिए समझना बात को, ये 4 तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, इसको अच्छे से कर लेना। MCQ, देन SATQ टाइप 1, SATQ टाइप 2 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो, लॉन्ग आंसर का मतलब ये नहीं होता हमको 2.5 पन्ने भरने में, इसमें बहुत जोर दे रहा हूं। 6 मार्क्स ना बहुत क्रूशल होता है। अगर आपका 100 का सपना है, 6 मार्क्स और ये MCQ, 100 का सपना है ना, 99 पे रोक देगा, 1 नंबर गलत हो गया तो, राइट, है ना? 100 का सपना खत्म हो गया। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार में 6 नंबर का झटका देता है गलत हो गया तो। इसीलिए इन 2 पे तो विशेष ध्यान देना, विशेष एकदम कह रहा हूं। जितने MCQ है ना, अगर ज्यादा पढ़ लोगे यार, पेट में दर्द नहीं होगा बेटा। ज्यादा पढ़ लोगे ना तो भलाई होगा, तुम्हारा 2 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, और नॉलेज मजबूत रखोगे ना, साउंड रखोगे, तो नौकरी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। भारत में आंकड़ा पढ़ लेना,
जो ग्रेजुएट होकर बेरोजगार पड़े हैं ना, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो नाम की डिग्री ले रहे हैं। भाई साहब, काम की डिग्री तभी ले पाओगे जब नॉलेज रखोगे, समझे बात को। अच्छा कॉलेज मतलब काम की डिग्री, और वो सरकार, वो प्राइवेट कॉलेज जो इधर उधर आजकल खुल रहे कुकुर मुत्ते की तरह, आई मीन मशरूमिंग हो रही है उनकी, उनको उनसे बच के रहना। वो आपको डिग्री तो दे देंगे, लेकिन वही नाम की डिग्री, फिर आप भी उस रेस में शामिल हो जाओगे। जो ग्रेजुएट, एक बार करेक्ट कर लेना इसको, कहीं चेक कर लेना क्रॉस चेक, मेरे ख्याल से 50% के आसपास है जो ग्रेजुएट होकर भी अनएम्प्लॉयड है ना। ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, और इशारा कर रहा है कि भाई साहब क्वालिटी को दुनिया पूछ रही है। ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है जिस भी सब्जेक्ट में आप करो। इसीलिए बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ। उन्होंने कहा नहीं, पहले बच्चे पेज भर भर के आते थे, हमको नहीं चाहिए। टीचर को चेक करने वाले को भी दिक्कत आती है, इतना लंबा लंबा पेपर, एक बच्चा नहीं होता, लाखों बच्चे बैठते हैं, समझ रहे हो। तो आपको एग्जाम ऐसे लिखना है ना कि सामने वाले को चेक करने में बहुत आसानी हो। सुंदर सुंदर फ्लो चार्ट बनाए, टी टेबल बनाई, जहां कंपैरिजन की बात आ रही है, बिफोर आफ्टर की बात आ रही है, वहां कंपैरिजन टेबल बनाओ। एक ओपन रिमार्क दो, एक क्लोजिंग रिमार्क दो, तब जाकर के वो स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है। उसको खट से चेक कर लेता है वो, अच्छा ओपनिंग में 2 लाइन लिखी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसका टेबल बना दी, बहुत शानदार, उसको एकदम ओवरव्यू मिल गया, बच्चा ये जानता है ये भी जानता है, ओके बहुत बढ़िया, बच्चे की नॉलेज है। देन एक कंक्लूजन दे दिया कि अच्छा बच्चे में ये भी समझ है कि वो उसके आधार पे अपना एक इन्फिडेंस भी निकाल रहा है। तो ये सब चीजें चेक होती है। आप जितना काम सिंपल करोगे ना सामने वाले के लिए, उतना आपका फायदा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आप दूसरे को काम मुश्किल बना करके सोचोगे मेरा भला हो जाए, ऐसा कभी होता है कि आप करके देख लेना, अगर किया भी होगा, पास्ट में भी कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हमेशा सोचो मैं जो लिख रहा हूं, मैं बताने के लिए नहीं वहां पे रहूंगा कि मैंने सर ये सोच के ये लिखा था। वो चेक करने वाला अपने हिसाब से चेक करेगा। आप सही तरह से परोसोगे, सामने वाले से तारीफ मिलेगी। आप उसको एकदम क्लटर्ड करके आओगे, जो पूछा है वो नहीं बताओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो फिर किसी की गलती नहीं, अपनी गलती है, और इसीलिए इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए ही आंसर आपको करने हैं। ओके, देन ये तो हो गए। तो अभी तक मैंने आपको 3 मेन बातें बताई कि भाई किन चैप्टर्स में ज्यादा वेटेज है। सेकंड चीज की किस तरह के क्वेश्चंस की वेटेज कितनी है ना, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, इवैल्यूएशन बेस्ड, ये 3 तरह की कैटेगरी मैंने आपको बताई। देन अभी मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन के टाइप्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ कितने तरह के आते हैं। तो एमसीक्यू, एक शब्द से लेकर 1 लाइन में आंसर। एसएटीक्यू टाइप 1, अगर 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स इसमें बता दोगे काफी है, इंट्रो और कंक्लूजन के साथ में। टाइप 2 में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हो सकता है इसमें कोई ग्राफ। अच्छा, ग्राफ तब तक नहीं बनाना जब तक पूछा ना जाए, ठीक है ना, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। पूछा नहीं, ग्राफ बता दो, टेबल बता दो, और आप जबरदस्ती का ग्राफ भी बता रहे हो, टेबल भी बता रहे हो, ये नहीं चलेगा भाई साहब, इस पे गुस्सा हो जाएगा, फिर देखना नंबर कट जाएंगे, मत बोलना बाद में, ठीक है ना। हाँ, 6 मार्क्स में ये आपके पास थोड़ी लिबर्टी होती है कि अगर आपको लगता है, तब भी बहुत जरूरी है, तभी ग्राफ बनाए। अगर आपको लगता है कि बिना ग्राफ बताए या बिना टेबल बनाए समझ में नहीं आएगा या आंसर कंप्लीट नहीं होगा, तब बनाए, अगर नहीं पूछा गया तो, ठीक है। क्योंकि जो नहीं कहा गया और वो आप कर दोगे ना, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। फिर मत बोलना, फिर भाई साके झा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं ना, चलना तो आपने है, इसलिए बस फॉलो करिए क्या दिखा रहे हैं। इसको बार बार स्टॉप करके, मैं अगर तेज भी जा रहा हूं, आप पॉज कर करके भी चीजों को देख सकते हैं कि भाई क्या बताया जा रहा है ना। आपके पास प्रॉपर टाइम है, मेरे पास थोड़ा कम समय होता है, मुझे वीडियो छोटी रखनी है, क्योंकि आजकल टाइम स्पेंड तभी बढ़ता है भाई साहब जब वीडियो छोटी हो। ज्यादा लंबी वीडियो में ना काम खराब होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी, है ना। ओके, देन आप ये देखो किस यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस को फोकस करना है। अब ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, ये ध्यान रखना। क्यों? देखो, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, और माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है। इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको रख लो। और ध्यान रखना, जब रिजल्ट आ जाए ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यार मेहनत की कदर किया करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये देखो, फोकस एरिया क्या करना है, फॉर्मूले मास्टर करने हैं। क्या? आउटपुट मेथड, उसके बाद इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। 3 ही तो मेथड है। पहले तो प्राइवेट इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सब मेथड तो काट दिए ऑलरेडी, कि समझा कि यार बच्चों पे लोड ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको कम कर दिया। आप कम करके इतना कर दिया यार, इसको तो कर लो अच्छे से, क्या दिक्कत है। लो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, कैमरा महोदय ओके है, पिक्सलेट नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए फोकस एरिया, देखिए मास्टर द फॉर्मूलाज फॉर नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूं। इसके बाद नेशनल इनकम के स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, उसका इंप्लीकेशन क्या है, वो हमारे देश की जीडीपी के लिए क्या मायने रखते हैं। अगर नेशनल इनकम बढ़ा तो क्या बता रहा है, जीडीपी बढ़ी तो क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जीडीपी अगर बढ़ रही है तो ये बताता है कि पर पर्सन
गुड्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, यानी पहले से ज्यादा खरीद कर सकते हैं हम। ये बता रहे हैं कि हमारे जेब में पैसा भी है, राइट। जीडीपी बढ़ना, हमेशा ये बात सही नहीं होती है, लेकिन ये ध्यान रखना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फर्क अगर आपको पता है तो मेरी इस बात को आप रिलेट कर सकते हो। मैं अभी ये नहीं समझा रहा हूं, मैं अगेन आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि किस स्ट्रेटजी के तहत आपको ये एग्जाम देना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बातें, ये एरियाज इस यूनिट में ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। जीडीपी का और नेशनल इनकम का देश के इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, इस इंप्लीकेशन को पढ़ लेना। आजकल तो सैंपल पेपर्स इतने स्मार्टली डिजाइन रहना कि उसमें हर तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन नहीं करने हैं, यही मैं समझा रहा हूं, यही तो फर्क आपको बता रहा हूं। क्या नहीं करना, अरे जीवन में क्या करना है ये थोड़ा आसान है डिसाइड करना, क्या नहीं करना ना बड़ा मुश्किल है। मैं भी इतना बड़ा हो गया हूं, मतलब बहुत बड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन इतना बड़ा उम्र के हिसाब से बोल रहा हूं, अनुभव 1 दशक से ज्यादा का है, और उसमें यही समझा है कि क्या नहीं करना। अगर बच्चे को ये पता हो ना तो ऑटोमेटिकली उसका लोड कम हो जाता है ना, 30-40% लोड कम हो जाता है। तो वही मेरी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से आपका लोड थोड़ा कम कर दूं कि क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है, फोकस क्या करना है। देखो सिर्फ फोकस नहीं बता रहा हूं, स्टडी टिप भी दे रहा हूं साथ में भाई। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स रेगुलरली आपको करने हैं, डेली न्यूमेरिकल्स करने हैं, मतलब कि किसी भी तरह से न्यूमेरिकल आ जाए आपको छोड़ना नहीं है, इसको एकदम हासिल करना है, रिजल्ट्स को, इसमें नंबर हासिल करने हैं आपको, राइट। तो अगला यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, राइट। इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई। इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है इसमें बनते हैं। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस हैं, और दूसरा कि क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है समझने के लिए। अगर आप आज से आगे जाओगे, 12वीं पास करोगे, कॉलेज जाओगे, तो आपको कॉलेज के बाद जब आप एक करियर परस्यू करोगे, और सपोज करो आप इकोनॉमिक्स में कोई मेजर कर रहे हो, तो आपको समझ तो होनी चाहिए ना कि यार ये बैंक्स पैसा बनाते कैसे हैं आखिरकार। एक आम आदमी लेमैन से आप पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा शायद, मगर वही चीज़ आपको डिफरेंट बनाती है तब जब आप जानते हो, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक्स पैसा कैसे बनाते हैं, इसीलिए इसको टेस्ट करेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, पहला आरबीआई का फंक्शन क्या है, दूसरा क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। फंक्शंस तो कमर्शियल बैंक्स के भी हैं, बट बहुत सारे फंक्शंस हम ऑलरेडी वाकिफ हैं। आरबीआई का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें क्या कर सकते हो, डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके लिए स्टडी टिप्स है कि इस सेक्शन को अच्छे से करने के लिए इससे जुड़े क्वेश्चंस का आप डायग्राम, फ्लो चार्ट टाइप का बना सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रेडिट क्रिएशन समझाने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट आसानी से बन जाएगा कि ए ने बी से खरीदा, बी ने सी से खरीदा, तो एक आसानी से जब आप फ्लो चार्ट बना के दिखाओगे ना तो सुंदर भी लगेगा। फिर उसके बाद उसको शब्दों में एक्सप्लेन करिए जरूर, ये ध्यान रखिएगा। डायग्राम बना देने का ये मतलब नहीं कि उतने शब्द फिर आपको लिखने नहीं है, डायग्राम एक ओवरव्यू देता है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करिए कि ए ने बी से खरीदा तो बी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ए के लिए फाइनल गुड्स हो गया। ये आप समझाएंगे जब उस चार्ट के अनुसार, तो आपको वो कहीं ना कहीं बाकियों से अलग बनाएगा, और इसी के नंबर मिलते हैं। आप बाकियों की रेस में रहोगे तो आपको बाकी जैसे ही नंबर मिलेंगे, एवरेज। लेकिन अगर आपको एवरेज से अलग बनना है, आपको स्टैंड अपार्ट करना है, अपने आप को खुद को अलग दिखाना है, तो खुद अलग करना पड़ेगा। अलग ये होगा कि आप डायग्राम्स यूज करेंगे, बाकी बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है, ऑल राइट। देन है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें कीन्जियन मॉडल क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का कीन्जियन मॉडल क्या है, ये आपको ध्यान देना है। ये टॉपिक्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसके डायग्राम्स अच्छे से कर लेना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, और इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कीन्जियन थ्योरी क्या कहती है ये जानना जरूरी है आपके लिए, थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल। देखो 2 आ सकता है इसमें से, थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, आपको दोनों एरियाज पे फोकस करना है। ग्राफ्स बनाइए ताकि समझ में आए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, महंगाई क्या होती है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, समझ रहे ना, एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, ये कैसे बताएंगे, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, एडीएस को समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इसको अच्छे से कर लेना। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, ये सब पढ़ लेना अच्छे से, तभी जाकर के इस चैप्टर्स में स्कोर आते हैं। ओके, आप ग्राफ बना बना के समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है। देन है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये लास्ट यूनिट है इसका, सेकंड लास्ट यूनिट है। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है,
कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट और फिस्कल पॉलिसी और बजट डेफिसिट्स। ये 3 एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करना है। आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगे। अगर सरकार बजट बढ़ाती है तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है, बजट घटाती है तो क्या असर पड़ सकता है, राइट। सरकार का बजट घाटे का क्यों बन रहा है, ओके घाटे का बजट सरकार को क्यों बनाना पड़ रहा है और किन किन देशों में बनता है। जैसे एक जो वन लाइनर मैं आपको इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे घाटे का ही बजट बनता है, क्योंकि जनता गरीब है ना, जनता को मदद की जरूरत है। तो अगर सरकार उस पर टैक्स का बोझ ज़्यादा डाल देगी, जनता तो दब जाएगी उस बोझ के तले। अभी आपने देखा होगा बजट में जो मिडिल क्लास है, जो 95% टैक्स पेयर है ना, वो मिडिल क्लास है, उसको कितनी बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। क्यों किया गया भाई साहब, सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, तो ये घाटा झेल के भी सरकार क्यों ये कदम उठा रही है, क्योंकि पता है ना यार इसके बिना काम नहीं चलेगा, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। इस तरह से आपकी एक समझ होनी चाहिए गवर्नमेंट बजट को लेकर के कि बजट का इकोनॉमी पे क्या असर है, ठीक है। शुरुआत आप अपने घर से देख के समझो इसको कि आपके घर में भी एक बजट बनता है और उस बजट में कहीं ऊंच नीच होती है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है पूरा घर सफर करेगा। किस तरह से करेगा, वैसे ही इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है। बजट कम ज़्यादा होता है तो अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है। उसको अच्छे से समझिए, इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसमें से केस स्टडीज़ आने की बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत चांसेस केस स्टडीज़ आने के लिए रहते हैं। इसलिए आपको बजट एनालिसिस इस पर लिख के ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, रादर देन इसको रटना नहीं है, समझना है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट पढ़िए, फिस्कल पॉलिसी सरकार की क्या है और डेफिसिट पॉलिसी क्या होती है, जब घाटे में जाता है तो कैसे उसको मैनेज करते हैं, राइट। चाहे वो बैलेंस ऑफ, अगला भी वही टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे छोटा टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको ये एनालाइज करना होता है कि कैसे जब सरकार दूसरे देशों के साथ कारोबार कर रही है या आर्थिक लेन देन कर रही है तो उसमें जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो वो कितने तरह का इम्बैलेंस होता है, क्यों होता है और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, इम्प्लीकेशन ध्यान रखना, इस टर्म को ध्यान रखना कि भाई अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। बीओपी और बीओटी में डिफरेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत मिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो पार्ट बी है आपका, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। I think it's now pretty much visible, hopefully, okay। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ तब वो किस हाल में था, उसके बाद भारत ने क्या कुछ कदम उठाए ताकि वो एक विकास की यात्रा पे आगे बढ़ सके। और ऑलराइट, तो ये आपका शुरू होता है 1947 से और खत्म होता है 91 में। फोकस एरियाज क्या है, इंडियन इकोनॉमी की क्या पॉलिसी रही थी आज़ादी के जस्ट बाद, और रिफॉर्म्स कैसे कैसे रिफॉर्म्स लिए गए थे, जो कि आपका 4th चैप्टर है। और टाइमलाइन आपके पास होनी चाहिए कि भाई कब शुरू किया हमने रिफॉर्म लेना, कब तक लिया, आज़ाद कब हुए, आज़ादी के बाद अलग अलग टाइम पीरियड्स आए, उसमें हमने क्या क्या कदम उठाए ताकि देश को बूस्ट कर सके, राइट। फिर है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें गरीबी बेरोजगारी टाइप के मसले आएंगे, उसके बारे में आपकी समझ को वो पूछना चाहेगा। फोकस एरिया क्या है, एनालाइज कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज, पॉवर्टी से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक कैसे सरकार ने इन इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, रूरल क्रेडिट हो, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया और इनके लिए क्या कदम उठाए सरकार ने इनको इंप्रूव करने के लिए। टिप्स क्या है, करंट इकोनॉमी डाटा से और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जैसे कि स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि मेक इन इंडिया, इस तरह के करंट जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो उससे आप रिलेट कर सको कि गरीबी को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम है। मनरेगा हो गया, तो आप कनेक्ट करके सरकारी इनिशिएटिव्स को आंसर करना है, राइट। इसमें यही आपके लिए रामबाण है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इसके नेबरिंग कंट्रीज के, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों ने क्या कदम उठाए, तीनों कब आज़ाद हुए, तीनों ने पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कब से की, तीनों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए, इनका एक कंपैरिजन है। और आज की स्थिति में कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन आगे कौन पीछे, बस इस चैप्टर में ये स्टडी करना है, राइट। ये तो था चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको टिप्स दिए। लास्ट इससे मैं एंडिंग करूंगा, जनरल स्टडी टिप्स देने वाला हूँ। ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा ज़रूरी है, ऑलवेज विन, ऑलवेज। रेगुलर प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, बोरिंग लगेगा लेकिन यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, की टू सक्सेस। स्टे इन्फॉर्म्ड,
और उसके लिए CGA भी देखिए, CBSE से जुड़े सारे अपडेट, NCERT से जुड़े सारे अपडेट, आपके एकेडमिक से जुड़े सारे अपडेट, हर तरह के एकेडमिक अपडेट के लिए CGA बिल्कुल देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप आंसर करें देखें उसमें विजुअल एड का स्कोप है भी या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपके काम का ये वीडियो रहेगा और बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे मेहनत का फल है जो आपसे हम आशा करते हैं कि आप उसको हमें देंगे, उससे हमें रेम्यूनरेट करेंगे, राइट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। धमाकेदार वीडियो में आपके साथ हम जुड़ेंगे और नई जानकारी आपसे साझा करेंगे, नए ट्रिप्स एंड टिक्स बताएंगे। लेकिन एक और चीज़ है, लास्ट टाइम जाते जाते कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस, और आपको मैं पर्सनली वो लिंक प्रोवाइड करूँगा। ओके, दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।